जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम ज्यामिति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपने 6 मार्क्स कंफर्म करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। क्या कह रहा है? एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन यूपी 2019 में पूछा गया था। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें आयत के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए पहले हम आयत के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो कॉन्सेप्ट, आयत होता क्या है? आयत के आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, पहला कंडीशन। और आयत का हर एक कोण समकोण होता है। तो आयत होता क्या है? आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत का हर एक कोण समकोण होता है। अब आते हैं हम आयत के क्षेत्रफल पे। मान लेते हैं कि इस आयत की जो लंबाई है वो x है और इस आयत की जो चौड़ाई है वो y है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई। उसी प्रकार हमें दूसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए आयत का। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान देना कि यहाँ पर हमने लंबाई को x माना है और चौड़ाई को y माना है। आयत से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमें आयताकार पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमें नहीं मालूम कि आयताकार पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई क्या है। तो हम क्या करेंगे? मानेंगे कि आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर है और आयताकार पार्क की चौड़ाई y मीटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। आगे क्या लिखेंगे? माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है और आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर है। इस क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए हम आयताकार पार्क का एक डायग्राम बना लेते हैं। आयताकार पार्क, हमने आयताकार पार्क की लंबाई को x मीटर माना है और आयताकार पार्क की चौड़ाई को y मीटर माना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन के पहले कंडीशन पर। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है? एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त से। क्या कह रहा है? आयताकार पार्क की लंबाई यानी कि x, उसकी चौड़ाई यानी कि y से 8 मीटर अधिक है। अधिक है यानी कि क्या करेंगे? प्लस करेंगे, प्लस 8 करेंगे।
पहली कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ गया और हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब आते हैं हम दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। हम जान रहे हैं कि हमारा जो पार्क है वो आयताकार पार्क है और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू वाई होगा, क्योंकि हमने आयताकार पार्क की लंबाई को x मीटर माना है और चौड़ाई को y मीटर माना है। तो दूसरी शर्त से हमें समीकरण क्या मिलेगा, दूसरी शर्त से आयताकार पार्क का क्षेत्रफल यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना, 240 मीटर स्क्वायर। दूसरे कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा। मैं इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब हमें करना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। जो भी आंसर आएगा हमारा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि x की जगह पे y प्लस 8 रखेंगे समीकरण 2 में। तो देखो सिंप्लीफाई होके क्या आ जाए, x की जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस 8, तो y प्लस 8 और यहाँ पर y पहले से ही है इक्वल टू 240। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 240। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 8y, 240 को इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 240 इक्वल टू 0। इस समीकरण को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 240 इक्वल टू 0। ध्यान से अगर आप देखोगे इस समीकरण को तो ये जो समीकरण आया है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 12y माइनस 240 इक्वल टू 0। इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे, दो का पेयर बनाएंगे। इस वाले पेयर में क्या कॉमन है, y, तो y को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा y प्लस 20। इस वाले पेयर में क्या कॉमन है, माइनस 12, अंदर क्या बचेगा y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y माइनस 12, ये हो जाएगा y प्लस 20 इक्वल टू 0। एक बार 0 के साथ इसको इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0 या y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें y इक्वल टू क्या मिल रहा है 12 और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है y इक्वल टू माइनस 20। ध्यान देना कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि y को हमने क्या माना है, चौड़ाई माना है, जो कि एक तरीके की लंबाई है और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि y इक्वल टू 12 आ जाएगा, यानी कि आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 12 मीटर। इसी प्रकार हम x का मान निकाल लेंगे किसी भी समीकरण से। मैं समीकरण नंबर 1 यूज़ कर रहा हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू वाई प्लस 8। y का मान क्या लेंगे 12 लेंगे प्लस 8, तो ये हो जाएगा 20। x का मान आ जाएगा 20 और y का मान आ जाएगा 12। तो फाइनल आंसर क्या होगा, आयताकार पार्क की लंबाई को हमने x माना था और x का मान कितना आया है 20 मीटर और चौड़ाई को हमने क्या माना है y माना था और y बराबर कितना आया है 12 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का।
दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन यूपी 2020 में पूछा गया था। हमें नहीं मालूम कि मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि आयताकार मैदान की लंबाई x मीटर है और आयताकार मैदान की चौड़ाई y मीटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। आगे क्या लिखेंगे, माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर x मीटर है और आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर y मीटर है। हमने आयताकार मैदान की लंबाई को x मीटर माना है और आयताकार मैदान की चौड़ाई को y मीटर माना है, तो आयताकार मैदान का मूल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान का मूल क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन की पहले कंडीशन पर। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रथम शर्त से। क्वेश्चन में पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी। ध्यान देना कि लंबाई में 2 मीटर की कमी की बात कर रहा है, यानी कि x - 2। जब भी कमी की बात करें तो आपको माइनस करना है। और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए। चौड़ाई को हमने y माना है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि y + 2 हो जाए। वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ने की बात कर रहा है, तो किसकी तुलना में बात कर रहा है, मूल क्षेत्रफल से 10 मीटर स्क्वायर बढ़ने की बात कर। हम जान रहे हैं कि लंबाई में 2 मीटर की कमी किया है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि किया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल क्या है, मूल क्षेत्रफल से 10 मीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। मूल क्षेत्रफल हमारा क्या है, x इंटू वाई, और इसमें 10 मीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, तो +10। जब भी बढ़ने की बात करें तो आपको ऐड करना है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा। अब हमें कुछ करना नहीं है, इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू वाई + 2x - 2y - 4 = xy + 10। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, xy, इस xy को इस साइड लेके आ रहा हूँ तो हो जाएगा -xy + 2x - 2y - 4, और इस 10 को यहीं रहने दे रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x - 2y 10, और इस -4 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x - 2y = 14। ध्यान देना कि सब में 2 कॉमन है, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल समीकरण क्या आ जाएगा, x
माइनस वाई बराबर 7। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन में दूसरे कंडीशन पर। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी शर्त से। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, लंबाई को हमने x माना है और लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि x + 2 हो जाएगा, और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो चौड़ाई को हमने y माना है और कमी की बात कर रहा है, यानी कि y - 3 हो जाएगा। तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा। कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। यहाँ पर क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम होने की बात कर रहा है, तो किसकी तुलना में बात कर रहा है, मूल क्षेत्रफल की तुलना में, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, और मूल क्षेत्रफल की तुलना में जो हमारा क्षेत्रफल है 45 मीटर स्क्वायर कम हो जा रहा है। तो दूसरे कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये वाला समीकरण आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, xy - 3x + 2y - 6 इक्वल टू xy - 45। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, xy, इस xy को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा -xy - 3x + 2y - 45, -6 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x + 2y, ये क्या हो जाएगा -39। अब हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण में माइनस साइन को आगे नहीं रखा जाता है, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 3x - 2y बराबर 39। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब हमें करना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेना है। फिर इसके बाद x और y का जो भी आंसर आएगा हमारा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ समीकरण 2 और समीकरण 1 से। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 3x - 2y बराबर 39। समीकरण 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से गुणा करके लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो 2x - 2y बराबर 14। ठीक है, ये है हमारा समीकरण नंबर 2, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, 2 से गुणा किया है। अब हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5, ये आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 25। अब हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू को कहाँ से निकालेंगे, कोई भी समीकरण का इस्तेमाल कर लो। मैं समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, x - y बराबर 7। हमें y की वैल्यू निकालना है, तो x 7 को इस साइड ले लो और y को उस साइड ले लो। x की वैल्यू क्या है, 25 - 7 बराबर y, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18, y बराबर आ जाएगा 18, यानी कि आयताकार मैदान की लंबाई हो जाएगी 25 मीटर और आयताकार मैदान की चौड़ाई हो जाएगी 18 मीटर। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है।
यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की बीमाएँ से क्या मतलब है, यानी कि हमें आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को फाइंड आउट करना है, निकालना है। यह क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन यूपी 2023 में पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आगे क्या करेंगे, हमें नहीं मालूम कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्या है, तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई है। ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने मीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखा है, इकाई लिखा है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीटर या सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, इकाई में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई इकाई नहीं दिया है। आगे क्या लिखेंगे, और आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। हमने आयत की लंबाई को x माना और आयत की चौड़ाई को y माना, तो आयत का मूल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। तो लिखेंगे आयत का मूल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x इंटू वाई। आगे क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। पहला कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है एवं चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई 5 इकाई कम करने की बात कर रहा हूँ, लंबाई को हमने x माना है तो x माइनस 5 हो जाएगा, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, चौड़ाई को हमने y माना है तो y प्लस 3 हो जाएगा। x माइनस 5 करने पे हमारा लंबाई बना, y प्लस 3 करने पे हमारा चौड़ाई बना। लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा, और क्षेत्रफल क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किसकी तुलना में कम हो रहा है, मूल क्षेत्रफल की तुलना में 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है, यानी कि x इंटू वाई कम होने की बात कर रहा है। और कितना कम हो रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा। इसे आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल हो जाए क्योंकि इक्वल के दोनों साइड सेम है। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 5y माइनस 9 माइनस 15 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 15। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी कि x प्लस 3, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी कि y प्लस 2। x प्लस 3 करने पे हमारा लंबाई बना, y प्लस 2 करने पे हमारा चौड़ाई बना।
तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा, और क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ने की बात कर रहा है, तो मूल क्षेत्रफल की तुलना में बढ़ रहा है। तो मूल क्षेत्रफल हमारा क्या है, x इंटू वाई है, और मूल क्षेत्रफल की तुलना में कितना बढ़ रहा है, 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बढ़ जाता है। दूसरे कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। तो xy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 2x प्लस 3y 67, और इस 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा -6। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये हो जाएगा 61। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये 2 समीकरण आ गया। अब हमें करना क्या है, इस समीकरण को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद x और y की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहा हूँ, और समीकरण 2 में मैं 3 से गुणा करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। समीकरण 1 में मैंने क्या किया, 2 से गुणा किया। समीकरण 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, 6x प्लस 9y, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 18। अब हमें करना क्या है, समीकरण 2 में मैंने किससे गुणा किया, 3 से। अब हमें करना क्या है, इसे सॉल्व करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0। ये कितना आएगा, माइनस 19y, ये कितना आएगा 117, लेकिन माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 19y इक्वल टू 171, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 171 डिवाइड बाई 19। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 9। अब हमें आगे क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए समीकरण 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर 6 दिया हुआ है। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं 3x को इसी साइड रख रहा हूँ, 6 माइनस 5y को उस साइड लेके जा रहा हूँ, प्लस 5y, 6 प्लस 5 गुणे y का मान क्या आया है, 9 आया है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 प्लस 45, ये हो जाएगा 51, यानी कि 3x इक्वल टू आ गया 51। लेकिन हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 डिवाइड बाई 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 × 51, यानी कि x की वैल्यू आ गई 17। ध्यान देना कि अब हमें आंसर को कैसे लिखना है। आयत की जो लंबाई आई 17 इकाई आई, और चौड़ाई जो आई है 9 इकाई आई। ध्यान देना कि यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लंबाई एवं चौड़ाई को मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है, इकाई में दिया हुआ है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा 17 इकाई, और आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा 9 इकाई। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। क्या कह रहा है,
एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का है और यह क्वेश्चन यूपी 2016 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें नहीं मालूम कि समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। हम मान लेंगे कि समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई y सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई को क्या माना है, x सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज के ऊंचाई की लंबाई को हम y सेंटीमीटर मानते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर ही क्यों लिखा, मीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। इसका मतलब जो लंबाई और ऊंचाई होगी वो सेंटीमीटर में होगी, न कि मीटर में होगी। तो क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर सॉल्व करो। आगे क्या करेंगे, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई बराबर y सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, हम उस पर आते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, यदि उसकी ऊंचाई, ध्यान देना ऊंचाई की बात करा, ऊंचाई को हमने क्या माना है, y माना है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई, आधार की लंबाई को हमने क्या माना है, x माना है। आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, 7 सेंटीमीटर अधिक है यानी कि x + 7, यानी कि y = x + 7। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार की लंबाई को हमने क्या माना है, x माना है, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई को हमने क्या माना है, y माना है। अब ध्यान देना, हमें कुछ करना नहीं है, जस्ट वैल्यू को पुट करना है। 1/2 x का कोई भी हमें समीकरण या क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो x को x ही लिखेंगे। y = देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, x + 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x + 7। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ गया। अब हमें करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 60 = x × x + 7।
इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। 60 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -60 इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो ये जो समीकरण आया है यह एक द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसे फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 12 25 60 यानी कि 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन लेने के लिए दो दो का पेयर बनाएंगे। इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 12 आएगा। इसमें क्या कॉमन है, -5। अंदर क्या मिलेगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू, एक बार 0 के साथ इसको इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 5, यानी कि आधार की लंबाई बराबर आ गया 5। यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू -12। अब ध्यान देना कि यहाँ पर x की वैल्यू -12 आई है और आधार की लंबाई को हमने x माना है, और कभी भी कोई भी लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि x इक्वल टू -12 हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि x इक्वल टू 5 हमारा आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, आधार की लंबाई बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ध्यान देना कि क्वेश्चन में हमें आधार की लंबाई पूछा है। इसमें एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई क्या होगी, तो हम इस समीकरण से निकाल सकते हैं। x की जगह पे 5 रख देंगे तो 12 7 5 12 सेंटीमीटर हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आधार की लंबाई पूछा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूले को याद रखो, जब भी समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन आए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2013 और 2022 में, और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्ग के फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहले हम वर्ग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट, वर्ग होता क्या है, वर्ग के आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री होता है। तो वर्ग होता क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। हम मान लेते हैं कि अगर वर्ग की एक भुजा x है तो चारों भुजा x हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। पहला फॉर्मूला हमें याद रखना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। यानी कि यहाँ पर अगर हमने भुजा को x माना है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हमें वर्ग का याद रखना है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। यानी कि अगर हमने वर्ग की भुजा को x माना है तो वर्ग का फॉर्मूला हो जाएगा
4x। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा y है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। आगे क्या करेंगे, लिखेंगे माना दोनों वर्गों की भुजाएं x तथा y है। क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए मैं फिगर बना लेता हूं ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। हम मान लेते हैं कि पहले वाले वर्ग का नाम a है और उसकी भुजा x है। हम मान लेते हैं कि दूसरे वाले वर्ग का नाम b है और उसकी भुजा y है। अगर हमारे पास a नाम का एक वर्ग है और उसकी भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा x²। उसी प्रकार अगर हमारे पास a नाम का कोई वर्ग है, उसकी भुजा x है, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 4x। उसी प्रकार b नाम का अगर हमारे पास कोई वर्ग है, उसकी भुजा y है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा y² और इसका परिमाप हो जाएगा 4y। अब आते हैं हम क्वेश्चन की पहली कंडीशन पर। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। पहला वाला वर्ग हमारे पास a है और इसका क्षेत्रफल x² है। दूसरा वाला वर्ग हमारे पास a है और इसका क्षेत्रफल y² है। यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल और इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल का योग करने पे 468 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो प्रथम कंडीशन से हमारे पास समीकरण क्या मिलेगा? प्रथम शर्त से, तो पहली शर्त से हमारे पास समीकरण मिलेगा पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल का योग करने पे कितना होना चाहिए? 468 मीटर स्क्वायर। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा और हम इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, यानी कि पहले वाले वर्ग का परिमाप और दूसरे वाले वर्ग के परिमाप का अंतर 24 मीटर होना चाहिए। तो दूसरे कंडीशन के हिसाब से हमारे पास समीकरण क्या मिलेगा? दूसरी शर्त से पहले वाले वर्ग का परिमाप कितना है? 4x है। दूसरे वाले वर्ग का परिमाप कितना है? 4y है। क्वेश्चन में बोला है कि उनके परिमापों का अंतर यानी कि माइनस करना है, कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ जाए। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान देना, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x माइनस वाई बराबर 6। तो दूसरे कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये समीकरण आ गया और हम इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हमें करना क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा x और y का, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। समीकरण 2 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, समीकरण 2 हमें क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई बराबर 6। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 6 माइनस वाई को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस वाई। इसे मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ और समीकरण 3 की वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, यानी कि x की जगह पर 6 प्लस वाई मैं समीकरण 1 में रखूँगा। तो देखो समीकरण 1 क्या बन जाएगा? तो क्या करेंगे? समीकरण 3 का
मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y² = 468। ध्यान से देखोगे तो हम इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 36 + y² प्लस 12y प्लस यहाँ पर पहले से ही y² दिया हुआ है, ये हो जाएगा 468। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y² हो जाएगा 2y² प्लस 12y = 468 और 36 को उस साइड लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा -36। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y² 12y 468 - 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ध्यान से देखोगे तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, यानी कि 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y², ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 216। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा y² प्लस 6y, 216 को इस साइड ले लेंगे तो हो जाएगा -216 बराबर 0। ध्यान से देखोगे तो ये जो समीकरण आया है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण। इसे अब हमें करना क्या है, इसे फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेना है। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 = 0। 2 का पेयर बनाएंगे कॉमन लेने के लिए। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y कॉमन है तो y बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा y प्लस 18। इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, -12, अंदर क्या बचेगा y प्लस 18 = 0। यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा y - 12 y प्लस 18 = 0। तो यहाँ तक आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं इस साइड वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ और इस वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व करूँगा क्योंकि स्पेस कम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे और एक बार हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y - 12 = 0 या y प्लस 18 = 0। यहाँ से हमें y = मिल जाएगा 12 और यहाँ से हमें y = मिल जाएगा -18। अब ध्यान देना कि यहाँ पर हमें y की 2 वैल्यू मिल रही, y = 12 और y = -18। लेकिन y = -18 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने दूसरे वाले वर्ग की भुजा को y माना था और किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए y = -18 हमारा आंसर नहीं होगा, y = 12 हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास y की तो वैल्यू आ गई, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, x = 6 + y। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 6, y का आंसर कितना आया है, 12 आया है, यानी कि x = आ जाएगा 18, यानी कि y = 12 और x = 18। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे दोनों वर्गों की भुजाएं 18 तथा 12 होंगी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो हम आने वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।